नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज 710 मरीज मिले हैं कोरोना के। अभी तक कुल 23,310 मरीज संक्रमित हो चुके हैं प्रदेश में। 17 लोगों की मौत आज हुई है और मौत का आंकड़ा 300, माफ कीजिएगा, स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनका आंकड़ा आज 373 आया। मध्य प्रदेश में अभी तक 738 मरीजों की मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर 15,684 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 6,888 है। तो मध्य प्रदेश में 710 नए मरीज मिले हैं। दिन भर में 710 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कुल 23,310 मरीज संक्रमित हुए हैं प्रदेश में। 17 लोगों की मृत्यु हुई, 738 लोगों की मौत अब तक हो चुकी। कुल मिलाकर 373 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, रायसेन से खबर है। 72 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बरेली जेल में एक साथ 66 संक्रमित हैं, जिनमें 63 कैदी और 3 प्रहरी भी संक्रमित पाए गए। मंडीदीप थाने से महिला समेत 2 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। रैपिड एक्शन फोर्स का जवान संक्रमित है। रायसेन जिले में अब तक 217 मरीज मिल चुके हैं। और हमारे सहयोगी संतोष मालवी जुड़ गए हमारे साथ। संतोष, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, बरेली में जो उप जेल बनी हुई है जिसमें लगभग 80 कैदी आज की डेट में जेल में होना बताया जा रहा है, जिनमें से 63 कैदी और 3 प्रहरियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिनकी जांच कल की गई थी। हॉस्पिटल की टीम यहां पर आई थी, जिन्होंने जांच की थी। आज उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें 63 और प्लस 3 मतलब 66 लोगों की कैदियों की जो रिपोर्ट आई है उससे हड़कंप मचा हुआ है प्रशासन में। प्रशासन के आला अधिकारी, एसडीएम, एडिशनल एसपी वगैरह सारे जेल के अंदर हैं अभी। और जो 3 प्रहरी थे उनको रायसेन कोविड केयर सेंटर में पहुंचा दिया गया है। अब ये जो बाकी जो 63 कैदी हैं उनको कहां पर व्यवस्था की जा रही है अभी, हालांकि वहां से कोई अंदर से बाहर अभी कोई अधिकारी आया नहीं है। इनसे ये बात हो सके कि इन जो 63 कैदी हैं इनको यहीं पर आइसोलेट कर रहे हैं या रायसेन कोविड केयर सेंटर पहुंचा रहे हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बरेली जेल में 66 संक्रमित एक साथ मिले, 63 कैदी, 3 प्रहरी, इसके अलावा 2 और भी हैं जिले से जो संक्रमित पाए गए हैं। और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया। महिला समेत थाने से 2 महिला समेत पुलिसकर्मी, 2 पुलिसकर्मी इसमें संक्रमित हैं। रैपिड एक्शन फोर्स का जवान भी इसमें संक्रमित है। बड़ी खबर भोपाल से। कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, अधिक संक्रमण वाले जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दफ्तर में 30 से 50% कर्मचारियों के साथ काम जारी रहेगा। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक ली। बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संक्रमण की चेन तोड़ने पर मंथन किया। संभाग में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,000 तक पहुंच गई। वहीं ग्वालियर में कोरोना के 1,707 मरीज अब तक मिल चुके हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 21 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक अफसरों से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने का निर्णय लेने को कहा है। हमारी पिछली बार बैठक हुई थी तो 10 दिन का लॉकडाउन किया जाए, ऐसा प्रशासन के सभी अधिकारियों का मत था। सब लोगों ने माना कि 7 दिन का किया जाए, तो 7 दिन का किया है। अब इसके क्या परिणाम होते हैं इसकी विवेचना करके पूरा उसका जानकारी लेकर के और आगे क्या करना ये तय किया जाएगा कि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को चिकित्सीय अभाव ना देखना पड़े। सबको हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, पूरी तैयारी रखें, पूरे ऑक्सीजन के व्यवस्था रखें और कोरोना को मात देनी है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है कोरोना के तैयारी में। इंदौर भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने साफ किया कि प्रदेश स्तर पर लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई मंशा नहीं। इस बारे में जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति कोई फैसला लेगी।
प्रभुराम चौधरी ने सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स बढ़ाने का निर्देश दिया। कहा कि लोगों को इस चीज को समझना है कि लक्षण दिखाई पड़े तो सूचित करें। आम लोग जितनी सतर्कता रखेंगे केस उतने कम आएंगे। बढ़ते केस की वजह से प्रभुराम चौधरी ने आम जनता से अपील की कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। वहीं सरकार इस बात को मानती है कि स्थिति अभी सुधरी नहीं है, निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ रिकवरी रेट कम होती जा रही है। अनलॉक 1 में रिकवरी रेट 89.76% थी, जो अब घटकर महज 46.14% रह गई। लोगों के माध्यम से आम नागरिकों से यही अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए जो बढ़ते हुए केस एक चिंता का विषय है। रही बात स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। पहले तो ये क्या है कि हम जनरलाइज लॉकडाउन करने के पक्ष में हम नहीं हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी हम लोगों की बड़ी है। हम लोग जहाँ आ रहे हैं उसको सेम डे में 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए 27% आरक्षण देने से फिर इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी आदेश तक प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पहले की तरह 14% आरक्षण मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट में दायर 11 जनहित याचिकाओं में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने से कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 63 हो चुका है। आज मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में करीब 50% ओबीसी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया गया, लिहाजा कोर्ट को बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटा लेनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से इंदिरा साहनी मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होने का तर्क रखा गया और ऐसे में जबलपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। अंतिम बहस के लिए अगली तारीख 18 अगस्त तय हुई है। ये ओबीसी वाला मामला है, ये 19/3/2019 को सबसे पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डिनेंस को स्टे कर दिया था। तो आज जो केस फिर से लगे थे यही वाले केसेस, उसमें कोर्ट ने ओबीसी का रिजर्वेशन जो 14% में जिसमें स्टे किया हुआ था वही 14% लागू रहेगा प्रदेश में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़ गए हैं। विजेंद्र, पिछले ही दिनों पूर्व सीएम ने भी एक पत्र लिखा था और इस बात की जानकारी दी थी कि अच्छे से राज्य सरकार पक्ष के यानी इस मुद्दे के ऊपर आने वाले वक्त में और खास तौर पर उपचुनाव को देखते हुए इसमें भरपूर सियासत और इससे जुड़े हुए बयान सामने आ सकते हैं। जो फैसला आया है, जो स्टे के ऊपर फिलहाल जो जितनी भी बहस की गई, उन सब का असर क्या पॉलिटिकल दायरे में दिख रहा है, गलियारों में दिख रहा है? बेशक पुनीत, ये जो तमाम घटनाक्रम है वो राजनीति के दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि बीती कमलनाथ सरकार ने चुनाव पर जाने से पहले जो वचन पत्र पेश किया था उसमें ये प्रमुख वादा था कि 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। सरकार ने ये दिया भी, लेकिन जब हाईकोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि चूँकि इस 27% आरक्षण देने से आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिहाजा बीजेपी इसको एक चुनावी शिगुफा करार जरूर देती रही। लेकिन फिर से जिस तरह से एक बार फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और जाहिर सी बात है खुद सरकार का यह आंकड़ा कहता है कि 50% से ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है, लिहाजा इसको राजनीतिक चश्मे से भी लगातार देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और आज ही सुबह सुबह राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी ये मांग की ट्वीट के जरिए कि राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखे ताकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं पुनीत, तो कमलनाथ सरकार की ओर से इस मामले के लंबित रहते हुए हाईकोर्ट में जो जवाब पेश किया गया था वही जवाब कमोवेश फिर से हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश किया गया। कोई एडिशनल इसमें तथ्य पेश नहीं किए गए सरकार के वकीलों की ओर से और यही कहा गया कि 50% मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी है, लिहाजा
लिहाजा इस वर्ग को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने के लिए ये बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जाना लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन ये इंदिरा साहनी जजमेंट को वायलेट नहीं करता, इसके पक्ष में कोई मजबूत तर्क शासकीय अधिवक्ता पेश नहीं कर पाए और आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा होने और 63% हो जाने के चलते हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे वेकेट करने से यानी कि रोक हटाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इतना साफ है अब इस पूरे मामले पर कि 18 अगस्त को फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे, तब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से क्या कॉन्क्रीट इस मामले पर तथ्य पेश किए जाते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। लेकिन जाहिर सी बात है चुनावी परिदृश्य में इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 50% की अधिकतम सीमा कहता है, लिहाजा फिलहाल हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी, रोक हटाने से इनकार। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बात तय है कि इस मुद्दे पर तरह तरह के बयान अभी आ सकते हैं, राजनीति हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट किया। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर को बीजेपी संगठन ने सांवेर उपचुनाव की जिम्मेदारी दी। इसके बाद उन्होंने सांवेर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का दौर शुरू कर दिया। इलाके में क्या हालात हैं, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है, इसको लेकर वो लगातार सांवेर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही हैं। मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि सांवेर उपचुनाव को जीतना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा पार्टी जहां जो जिम्मेदारी देगी वहां वो प्रचार करेंगी। दूसरी पार्टी के नेताओं के बीजेपी में आने पर कहा कि बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर लोग पार्टी में आ रहे हैं। मुझे प्रकाश सोनकर मंडल की जवाबदारी है, उन सारे बूथों पे प्रचंड मतों से जीत दिलवाना, ये मेरी जवाबदारी है। हमारी तो मौलिक एक ही पद्धति है, बूथ पे जाओ, बूथ पे काम खड़ा करो, उसी पद्धति से लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए खुद पूर्व सीएम कमलनाथ रणनीति बना रहे हैं। टिकट के दावेदारों का फीडबैक ले रहे हैं। यहां तक कि जिताऊ कैंडिडेट के लिए बसपा और दूसरी पार्टियों से नेताओं को कांग्रेस में शामिल भी करवाया जा रहा है। लेकिन ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर दूसरी पार्टियों से आए टिकट के दावेदारों को लेकर पार्टी के भीतर विरोध तेज है। स्थानीय नेताओं ने बसपा और बीजेपी से आए दावेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नाराज कांग्रेस नेताओं ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से कांग्रेस के स्थानीय नेता को ही टिकट देने की मांग की। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की दलील है कि जिन लोगों ने पार्टी का बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा, कम से कम पार्टी को अब उन पर भरोसा करना चाहिए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय नेताओं को तवज्जो देने की वकालत कर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। पार्टी का कहना है कि सर्वे में जो अव्वल होगा पार्टी उसी को टिकट देगी। अन्य पार्टियों से लोग आए हैं, उनका भी सम्मान रखा जाए। हम विरोध नहीं कर रहे उस चीज़ का, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे बीच का जिसने संगठन में लड़ाई लड़ी है, धरने प्रदर्शन हर चीज़ में आगे रहा है, अगर वो कार्यकर्ता टिकट मांग रहा है तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए। सभी लोगों का एक ही मन है कि टिकट किसी को भी मिले और हम सब मिल करके सरकार में भागीदार हों, सरकार बने, ऐसी मंशा है। ये फैसला पार्टी करेगी और अपना कुछ नहीं है, अपना पक्ष रखना अपना काम है। पार्टी फैसला करे कौन मजबूत है, कौन नहीं है, कौन जीत सकता है। हालांकि सर्वे भी कराया जा रहा है, तो सर्वे के आधार पर जो भी आएगा उसको टिकट देंगे। 2018 में भी सर्वे के आधार पर टिकट दिए जिससे हमारी सरकार बनी थी, तो इसमें भी जो बेस्ट कैंडिडेट होगा और जो भी सामाजिक एडजस्टमेंट है उसका करके होगा तो हम जीतेंगे 99% सीटें। रायसेन जिले के किसान अपनी समस्या को लेकर भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद प्रभुराम चौधरी ने कृषि मंत्री से बात कर किसानों की समस्या दूर करने का आग्रह किया। कृषि मंत्री कमल पटेल प्रभुराम चौधरी के आवास पहुंचे और किसानों की पूरी बात सुनकर समस्या के निराकरण का भरोसा दिया। उन्होंने धान खरीदी के बाद धोखाधड़ी करने वाले सोसाइटी संचालक पर एफआईआर कराने और किसान को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। कृषि मंत्री कमल पटेल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बातचीत की। IBS 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। रायसेन जिले में किसानों की धोखाधड़ी को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के निवास पर मुलाकात की और किसानों की समस्या को जाना है। सर, किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या कार्रवाई क्या किया जाए?
किसानों के साथ जो अभी किसानों ने बताया, ज्ञापन दिया है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि रायसेन जिले के मंडी में एक व्यापारी ने 1,65,00,000 किसानों का भुगतान नहीं किया जबकि माल खरीद लिया है। तो मैं अभी एमडी को बुलाकर निर्देशित करूंगा कि किसानों का भुगतान किया जाए, क्योंकि मंडी समिति उसके लिए जिम्मेदार है। तो मंडी समिति से भुगतान कराने का निर्देश जारी करूंगा। सर, क्या लग रहा है कि मतलब धोखाधड़ी की कई भी और जो दूसरे मामले हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो सरकार की ओर से सख्ती या कार्रवाई या ऐसे निर्देश आप देने वाले हैं? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो। हमने खाद की व्यवस्था भी पर्याप्त की है। पिछली बार आज तक 4,80,000 मीट्रिक टन की कमलनाथ जी व्यवस्था कर पाए थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 6,20,000 मीट्रिक टन की व्यवस्था यूरिया की कर दी है। डीएपी की हमने पिछली बार से 50% अधिक व्यवस्था की है। धन्यवाद। और सर, प्रोग्राम जी क्या आश्वासन वाला मंत्री जी आए? सभी किसान भाई जो हमारे 18-19 में जिन लोगों ने धान बेची थी कृषि मंडी रायसेन के में, और जो व्यापारी ने खरीदी उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। लोग किसान हमारे दर दर भटक रहे थे। आज हमने कृषि मंत्री जी के सामने ये बात सामने रखी है और कृषि मंत्री जी स्वयं आज किसानों से मिलने के लिए मेरे निवास पे यहाँ पर खुद आए। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्होंने किसानों को आश्वस्त भी किया है, मुझे भी आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र ही किसानों का ये भुगतान करवाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किसानों के समस्याओं को लेकर यहाँ पर मुलाकात हुई और जो धोखाधड़ी किसानों के साथ में हुई उस पर आश्वासन दिया गया है कि किसानों का भुगतान जो है शीघ्र कराया जाएगा। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने संसद और विधानसभाओं के सत्र लगातार टाले जाने को असंवैधानिक बताया। तन्खा का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 85 और 174 में स्पष्ट प्रावधान है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। राजनीतिक दल आपसी मशवरे से विधानसभा या संसद सत्र नहीं टाल सकते। विधानसभा सत्र को लेकर विवेक तन्खा ने अमेरिकी सीनेट का हवाला देते हुए कहा, अमेरिका कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन वहां सीनेट काम कर रही है। तन्खा ने कोरोना संकट की इस घड़ी में भारत में भी संसद और विधानसभाओं के सत्र टालने की बजाय इसे बुलाने की जरूरत बताई है। पार्लियामेंट या असेंबली की जो लास्ट सिटिंग होती है और अगली सिटिंग का पहला सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। ये किसी भी समझौते के द्वारा इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज आपस के समझौते से भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज खुद कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करती है। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि किसान यूरिया संकट से गुजर रहा है और प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी जोरों पर है। कहा कि यूरिया देने के नाम पर किसान को निजी सोसाइटियां परेशान कर रही हैं, किसानों से मोटी रकम वसूली जा रही है। सचिन यादव के बयान पर मौजूदा कृषि मंत्री कमल पटेल का दावा है कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, किसानों को बोनी के लिए सोसाइटियों के जरिए उचित दाम पर खाद मिल रहा है। सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा खाद की व्यवस्था करने पर जोर दिया है। अगर कहीं भी कालाबाजारी जैसी शिकायत मिलेगी तो सख्त कार्रवाई करने का दावा किया। आज हमारा जो किसान है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज उसको यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है। आज सेवा सहकारी सोसाइटियों में आप जाएंगे तो खाद नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 6,20,000 मीट्रिक टन की व्यवस्था यूरिया की कर दी है। डीएपी की हमने पिछली बार से 50% अधिक व्यवस्था की है और इसलिए किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं आने देंगे। पर्याप्त बस और 1,00,000 मीट्रिक टन खाद और अलग से यूरिया हमने मांगा है भारत सरकार के मंत्री घोड़ा जी से और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी ही वो हमको उपलब्ध कराएंगे। विदिशा की राजनीति में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब विधायक शशांक भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर निर्दोष भाजपा नेताओं का पक्ष ले लिया। 25 जून को पेट्रोल पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में शशांक भार्गव अपने कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एक अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने उनके फैक्ट्री दफ्तर पर हमला बोल दिया। भार्गव के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश टंडन और सुरेंद्र सिंह चौहान कट्टे से फायरिंग और गाली गलौज कर रहे थे। इस मामले में भार्गव ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई थी, लेकिन पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला कायम कर उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। भार्गव का कहना है कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है जिनकी रिपोर्ट उन्होंने की थी। उन्होंने कहा वे लिस्ट में शामिल भाजपा के निर्दोष नेताओं को बचा लेंगे। मेरे द्वारा कुल 7 नाम FIR में और 1 बयान में बढ़वाया है
8 नामों के अलावा उन्होंने 15 नाम और जोड़ दिए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो केस को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं शासन प्रशासन के दबाव में। मुकेश टंडन जी के इशारों पे इस केस को कमज़ोर किया जा रहा है, ये मेरा आरोप है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।